आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब भारत सरकार में मंत्री हैं और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक मामलों के दायित्व इनके पास है। इस समय पूरे देश में एक बार फिर चर्चा चल रही है अल्पसंख्यकों के बारे में, उनके हक के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। इन्हीं विषयों पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देश में आज की तारीख में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो तलाक़े बिद्दत है अल्पसंख्यकों के लिए, या उससे भी और बड़ी समस्याएं हैं जिस पर कि ध्यान दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि तलाक़े बिद्दत या ट्रिपल तलाक़ या इंस्टेंट तलाक़ कोई मतलब मुसलमानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हाँ, एक कुरीति है, कुप्रथा है, उसका खात्मा होना चाहिए। और वाचन जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपको याद होगा 1986 का वक्त, जब शाहबानो का जजमेंट आया था, और जजमेंट आने के बाद जो मुस्लिम तंजीमें थीं, जो मुस्लिम समाज था ज़्यादातर, वो बिल्कुल तैयार नहीं था कि वो किसी भी तरह से किसी भी रूप में रिफॉर्म के रास्ते पे चले। चाहे वो बोट क्लब की रैली रही हो, चाहे रामलीला मैदान पे हुई हो रैली, या मुल्क के तमाम अलग अलग हिस्सों में रैलियां हुई हो, और लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया। और उसका नतीजा था कि उस वक्त कांग्रेस पार्टी झुकी और उसने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था शाहबानो मामले पे, उसको निष्प्रभावी करने के लिए पार्लियामेंट में कानून बनाया। अभी जो ट्रिपल तलाक का इशू है, ये शुद्ध रूप से रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, कुरीतियों और कुप्रथाओं को ख़त्म करने से जुड़ा हुआ है। और इस सिलसिले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन किया। उस डिसीजन के बाद सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार जो है उसको उसकी दिशा में कोई कानून बनाए। और उसका जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक पहलू है कि मुस्लिम समाज के जितने भी ज़्यादातर संगठन हैं, समाज के लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उस सब ने एक चीज़ कही कि हम ट्रिपल तलाक जो है वो बिल्कुल इनलीगल भी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है और अन इस्लामिक भी है। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। हमें इस परिवर्तन को सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। हाँ, उसके बाद उन्होंने कुछ तर्क दिए कि साहब इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो ठीक नहीं है। उसमें जो है वो अगर हस्बैंड जेल चला जाएगा तो अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता कैसे, जेल क्यों जाए भैया? जो आप अगर इनलीगल काम करोगे और कहोगे कि जी उसके बाद क्या होगा हमारा, कत्ल करेंगे, कहेंगे कि जी कत्ल करने के बाद हमें जेल क्यों भेज रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये एक मुद्दा है, कुरीति के खात्मे से जुड़ा हुआ है, और मुस्लिम समाज ने भी इसको सकारात्मक रूप से लिया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें या कुरीतियों की बात करें, या हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बात करें, जिसके आधार पर कि सरकार इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव व हाइपर एक्टिव दिखाई दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट तो और भी तमाम सामाजिक बुराइयों के बारे में समय समय पर बोलता रहा है, चाहे वो 377 हो, गे राइट्स हो, इस सारी चीज़ें हो। तो उस पर तो सरकार इतना हाइपर एक्टिव या प्रोएक्टिव दिखाई नहीं देती है जितना कि प्रोएक्टिव इस मसले पे दिखाई देती है। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें एक फैसला किया है, लेकिन जो कुप्रथा और कुरीतियां हैं उसके खात्मे के लिए भारत में कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। अगर आपने देखा होगा, जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को लेकर के एक मुहिम चलाई थी तो उनका बहुत विरोध हुआ था। विरोधी नहीं हुआ था, बल्कि उस समय ये धर्म के पर हस्तक्षेप की बात हुई थी, आस्था पर हस्तक्षेप की बात हुई थी, लेकिन वो उसमें उनको विजय मिली और समाज ने उनका साथ दिया बाद में। उसी तरह से बाल विवाह पर भी इसी तरह की बात आई थी, लेकिन वो कानून बना। तो समय समय पर जो कुरीतियां हैं, कुप्रथा है, उसको उस पर कानून बनते हैं और बनने चाहिए। ये सरकार जो होती है, जो कोई जो गवर्नमेंट ऑफ द डे जिसे कहते हैं, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की वो सुरक्षा करे, रक्षा करे। आंकड़े बताते हैं 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है कि अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो करीब 68% जो मामले हैं डिवोर्स के और सेपरेशन के, वो हिंदू कम्युनिटी में, और मुसलमानों में महज 23% है। सही बात है। और तलाक़े बिद्दत या जिसको ट्रिपल तलाक हम लोग कह रहे हैं, उसका परसेंटेज मुश्किल से 2% है, इससे भी कम होगा। मैं मानता हूँ इस बात को। तो हम 68% की जो प्रॉब्लम है उस पर उतना संजीदा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, क्यों नहीं है? 68% की जो प्रॉब्लम है,
आप ये अगर आपकी अपेक्षा है कि साहब कोई कानून बन गया तो क्राइम होना बंद हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन जो 68% की आप कहते हैं तो उसमें जो है वो डाइवर्स एक्ट भी है, लॉ भी है। उसके अलावा जो है वो ये जो दहेज से संबंधित, उत्पीड़न से संबंधित भी कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस से भी संबंधित कानून है, तमाम तरह के कानून हैं। और उन कानूनों को डाइवोर्स या मैरिज, ये तो जो है वो समाज का एक पहलू है। इसमें कोई डाइवोर्स करता है, कोई मैरिज करता है तो वो अपना, उसको हक है कि वो डाइवोर्स करे, उसको डाइवोर्स प्रॉपर चैनल में। ये नहीं कि जी हमने कह दिया तलाक तो हो गया तलाक, उसके बाद जो है वो कोई न कोई सुनवाई होगी और न किसी से कोई पूछताछ होगी, वो बेचारी महिला जो है वो बेसहारा होकर घूमेगी। तो मुझे क्या लग रहा है कि इस पे जो है वो कानून बना है। अब पार्लियामेंट में जो इसमें है कहीं पॉलिटिकल एजेंडा तो ज्यादा नहीं है। कोई पॉलिटिकल नहीं, पर किस बात का पॉलिटिकल एजेंडा? देखिए, हमारा जो वोट का, हमारा जो विकास का मसौदा है, हाँ, वो वोट का सौदा नहीं है। आप अगर देखेंगे परसेंटेज, तो बहुओं को जलाने का जो रेशियो है हिंदू समाज में ज़्यादा है, मुसलमानों में बहुत कम आपको इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट होती हैं। सही बात है। तो मुझे लगता है कि अगर हम कुरीतियों को दूर करने की बात करें तो उसके लिए सामाजिक जन जागरण चला के अगर दूर किया जाता, उसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाया जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, मैं इससे आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। अब जब इसकी बात परसेंटेज की करेंगे तो देखिए, नेचुरली जो है वो मुस्लिम्स का जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो कम है भारत में। हिंदू परसेंटेज उस तरह की बुराई नहीं है मुस्लिम समाज में, जो हिंदू समाज में बुराई नहीं है। लेकिन अगर इतनी भी बुराई है तो आपने जो बात कही कि वो समाज को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक करना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि समाज ने इसको सकारात्मक लिया है। एक दो पहलू ठीक है, कुछ लोगों का पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी जो है वो लोकसभा में कुछ कहेगी, राज्यसभा में कुछ स्टैंड लेगी, वो अपना उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा मानना है कि इसको जो है वो राजनीतिक चश्मे से न देख करके इसको शुद्ध रूप से समाज में बदलाव और समाज में सुधार की दिशा में हमें देखना चाहिए। और जो आपने कहा कि इस तरह की घटनाएं जो है वो मुस्लिम हिंदू समाज में ज़्यादा है, मुस्लिम समाज में कम है, लेकिन जो ट्रिपल तलाक है वो तो हीनियस क्राइम है साहब, हीनियस क्राइम। अब तो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, न उस पर वोटिंग सरकार ने कराया, न उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा। तो क्या समझा जाए कि स्पेशल सेशन बुला के उसको पारित कराने की? नहीं, अभी जो बजट सेशन आएगा उसमें आएगा। पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है बिल और आएगा। और एक बात समझ लीजिए कि हमें तो, हमारा तो ये कहना होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं किन कारणों से, किस दबाव में, किस प्रेशर में वो विरोध कर रही हैं, वो बेटर जान सकती हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि आप पार्लियामेंट में डिबेट करिए, इस पर डिस्कशन करिए। आपको लगता है कि ये सुझाव होना चाहिए और ये सुझाव जो है वो इस कानून के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, आप दीजिए सुझाव, अमेंडमेंट दीजिए। तो वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि बहुसंख्यक समाज की जो महिलाएं हैं उनके भी हक और हुकूक की चिंता करनी चाहिए। उसकी भी करेंगे, उसकी भी हम कर रहे हैं, करेंगे भी। वो बताए कुछ क्या है तो वो भी करेंगे। लेकिन अभी जो स्पेसिफिक इशू है वो तो ये है। सरकार ऑर्डिनेंस तो नहीं लाने जा रही है इस बिल के लिए? नहीं, ऑर्डिनेंस की मुझे नहीं लगता जरूरत है कोई। इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई दे रहा है देश के सामने और पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी और ज़्यादातर दल जिन लोगों का पिछले कई साल से विरोध कर रहे थे उनके आर्थिक भ्रष्टाचार का और आंदोलन चला रहे थे उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, उसमें आपकी भी पार्टी के लोग शामिल थे। जब सत्ता आई है उत्तर प्रदेश में तो वे ज़्यादातर लोग आपकी पार्टी में शामिल हो गए, खासतौर से सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उससे जुड़े हुए लोग। नहीं, हमारी पार्टी में तो कोई ऐसा आदमी नहीं आया। और अब वो घूम घूम आपके दल के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और बयान देते हैं राम मंदिर के बारे में। और बशेन जी, मैं एक बात और अब यहाँ तक उन्होंने कहा दिया कि मदरसों के बारे में मैं बताऊं, तो मदरसों के बारे में जो जितना मुझे ध्यान है कि एक बयान मुशर्रफ साहब का आया था पाकिस्तान में जब वो राष्ट्रपति बने कि मदरसाज आर ब्रीडिंग सेंटर ऑफ टेररिज्म, और उसी तरह का बयान वसीम रिजवी ने दे दिया। आप इसको कितना मुनासिब? मैं किसी व्यक्ति पे नहीं जाता। क्या प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई बयान दिया है? क्या बीजेपी के किसी नेता ने ऐसा बयान दिया है? क्या किसी मुख्यमंत्री ने हमारे ऐसा बयान दिया है? या मैंने ऐसा बयान दिया है?
कुछ लोगों की दिक्कत क्या है कि कुछ लोगों ने इस तरह के बेसुरे और बेहुदा बातें कहने की किसी से सुपारी ले रखी है और वो इस तरह की बातें करते हैं। मदरसों का जहाँ तक सवाल है, मैं मदरसों में पढ़ा हूँ। शुरुआत में मैं कोई कॉन्वेंट से नहीं पढ़ा हूँ। मदरसा मतलब कि छोटे छोटे स्कूल जो हैं वहाँ मैंने पढ़ा है। अब मैं क्या टेररिस्ट हो गया क्या? अरे भाई, मदरसे भी अच्छी व्यवस्था, अच्छे काम भी कर रहे हैं, अच्छी जो है वो वहाँ पर पढ़ाई भी हो रही है। और जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी 1998 में जब HRD मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने मदरसों के रिफॉर्म का एक मुहिम चलाई थी, जिसका कि तमाम मदरसों ने बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया था और कहा था कि आप मदरसों में जो धार्मिक शिक्षा है वो आप कराइए, लेकिन मुख्य धारा की शिक्षा भी साथ कराइए। मैथ पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, उसके अलावा हिंदी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, कंप्यूटर पढ़ाइए। और उसका बहुत पॉजिटिव असर हुआ। और आज भी हमारी मिनिस्ट्री है, HRD मिनिस्ट्री है, वो उनको मुख्य धारा की शिक्षा के साथ जोड़ने का काम कर रही है। मदरसों का जो लोग इतिहास से अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, वो जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि आप अगर आज़ादी की लड़ाई में देखिए, मौलाना हसरत मोहानी से लेकर के और तमाम जो महान राष्ट्रभक्त थे और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से लेकर के, वो जुड़े हुए थे मदरसों से। हाँ, कुछ जगहों पे अगर इस तरह की घटनाएं आती हैं तो उस पर कानून के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन आप सारे मदरसों को एक ही तस्वीर से पेंट कर देंगे, मैं इसके खिलाफ हूँ। और अगर आप यूपी का देखिए अभी उदाहरण, अब यूपी में योगी आदित्यनाथ जी जब सरकार में आए तो इस तरह की बातें आई। उन्होंने क्या है, सारे मदरसों को कहा कि भैया तुम अपना लेखा जोखा दे दो, तुम्हें फंडिंग कहाँ से होती है, नंबर 1, तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नंबर 2, तुम्हारे यहाँ बच्चे कितने पढ़ते हैं, तुम्हारे यहाँ टीचर कितना है, तुम क्या क्या पढ़ाते हो, क्या क्या नहीं पढ़ाते हो। और मुझे खुशी है कि मोर देन 95% मदरसों ने विद इन द टाइम, 2-3 महीने का टाइम या 4 महीने का दिया था, विद इन टाइम अपना सारा लेखा जोखा यूपी सरकार को दे दिया। ये मामूली बात नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ है। इसलिए अगर कहीं पर भी कुछ आइसोलेटेड केसेस हैं कि इस तरह की घटनाएं और इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, तो वो मदरसों की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए सरकार को कहें। और सरकार की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि ऐसे लोग, जो लोग की इस तरह की गतिविधियों में, वो देश के भी दुश्मन है और मदरसों के जो सम्मान और विश्वास है उसके भी दुश्मन है वो लोग। नहीं, लेकिन जो सज्जन इस तरह के बयान दे रहे हैं उनके ऊपर खुद आर्थिक भ्रष्टाचार के करीब दर्जनों मामले दर्ज हैं और पिछली सरकार के टाइम में ही दर्ज थे। और चुनाव में ये वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि सत्ता मिलने के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, आप फिक्र मत करिए। तो कब होगी? अब तो लग रहा है कि सारी जांच रोक दी गई। कार्रवाई बहुत जल्दी होगी। और जो भी इस तरह के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो भी ऐसे लोग हैं वो कितना भी हाथ पैर इधर उधर फेंकें, कितना भी जो है वो गलत बयानी करें और कितना भी जो है वो मदरसों को कोसें, चाहे किसी और को कुछ करें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा सवाल है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के नाते या इस विभाग की आपके पास जिम्मेदारी है, आपकी नज़र में अगर हम 5 सबसे ज़्यादा बर्निंग इशू की बात करें तो अल्पसंख्यक समाज के लिए कौन से हैं जिसको कि प्रायोरिटी पर लेके उसको एड्रेस करना चाहिए? देखिए, हमारा मानना है पाचन जी कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी, सम्मान के साथ सशक्तिकरण समाज का हर तबका चाहता है और अल्पसंख्यक भी यही चाहता है कि उसका सम्मान के साथ सशक्तिकरण हो। उसमें जो है वो उसके सशक्तिकरण को जो है वो सियासीकरण में ना बदला जाए। और मैं अगर अपने 3 साल का लेखा जोखा दूं तो एक बहुत कठिन समय है। चारों तरफ जो आपने कहा इस तरह के हमले होते हैं, इस तरह के बयान आते हैं, इस तरह की जो है अनगाइडेड मिसाइल्स घूमती रहती हैं, जिनका जो है ना घर पता, ना ठिकाना पता, न तो किसी से उनका जुड़ाव, ना किसी से जुड़ाव नहीं, क्या है क्या नहीं है, वो भी एक माहौल ख़राब करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि दौर है संग आजमाई का और हम आईना से जाते हैं। तुम हवाओं को हौसला बख्शो, हम चिरागों की लौ बढ़ाते हैं। तो ये इस दौर में जो है वो आपको जो है वो अपने जो आपका मैंडेट है
मैंडेट माने कि आखिरी आदमी के आंखों में खुशी और उसकी जिंदगी में खुशहाली आ सके। ये मैंडेट था हाँ 2014 में। हाँ, और इस मैंडेट को हमें पूरा करना ही है, उसको याद रखना चाहिए। याद रखना है। और ये हमारा जो है वो राजधर्म है, राष्ट्र धर्म है, और इस राष्ट्र धर्म से ना डिगे हैं ना डिगेंगे। और इसको लेकर के हमने जो है शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए और रोजगार के लिए ये तमाम तरह के हमने काम किए हैं। और अगर आप देखें तो हमें इसमें कोई हमारा बहुत योगदान मैं नहीं मानता, लेकिन हमने आते ही जो है वो एक सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि साहब मुस्लिम समाज में या अल्पसंख्यक समाज में तो IAS IPS हो ही नहीं रहे हैं, आज़ादी के बाद से एकदम गिरता चला जा रहा है। हमने जो है वो फ्री कोचिंग शुरू कराई। कोचिंग बहुत महंगी होती है इसकी, और उसका नतीजा हुआ कि 2017 में लगभग 126-27 जो है वो अल्पसंख्यक समाज से IAS बने, और उसमें जो है वो 52 से ज़्यादा मुस्लिम समाज के बने। ये कोई हमारा योगदान नहीं, उनमें कैपेबिलिटी थी, काबिलियत थी, लेकिन उनको मौका कैसे मिल सके, इसको उस मौके को हमने उस रास्ते को आसान करने की कोशिश की। उसके अलावा जो है अभी इस बार हम 1,50,00,000 छात्र छात्राओं को हम जो है वो स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, पहली बार इतिहास में। अब इन लोगों ने क्या किया कि फंसा रखा था हज में, वक्फ में, छोटी छोटी चीज़ों में। हमने हज वक्त में फंसाया नहीं। हमने भी इस बार जो है वो हिंदुस्तान का जो है वो 1,75,000 मुसलमान जो है वो हज करने जा रहा है, जो इतिहास में आज़ादी से लेकर आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो फंसा के रखते थे, हम उनको आसान बनाते हैं, रास्ता बना रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारे लिए रोज़गार एक प्राथमिकता है। हम हुनर हाट के माध्यम से दस्तकारों, शिल्पकारों और जो कारीगर हैं उनको जो है वो रोज़गार और रोज़गार के अवसर दिला रहे हैं। उसके अलावा जो है शिक्षा के क्षेत्र में आसानी हो सके उसको हम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमने बहुत बड़े पैमाने पर इस काम शुरू किया है, जिसका कि बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत प्रभाव असर दिखाई पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ें हम कर रहे हैं। सीखो कमाओ हमारी योजना है, गरीब नवाज डेवलपमेंट योजना है, नई रोशनी है, नया सवेरा, ये तमाम योजनाएं हैं जिन योजनाओं को हम ज़मीन पे उतार रहे हैं। और हम ज़मीन पे कमरे में नहीं बैठ के उतारते, मैं खुद जाता हूँ। तो ये माना जाए कि सरकार इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के मूड में है? बिल्कुल, हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के मूड में नहीं है, देना चाहते हैं और दे रहे हैं। और देने हम देखो, समाज का एक तबका भी अगर तरक्की की रोशनी से महरूम रहेगा, अगर वंचित रहेगा, तो आप जो है वो समावेशी विकास की बात सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अगर आप समावेशी विकास की बात करते हैं और अगर आज पूरी दुनिया भारत को जो है वो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर से देख रही है, तो हम ये नहीं कर सकते कि हम कोई समाज का हिस्सा जो है वो अलग थलग पड़ जाए और हम कहें कि हम समावेशी विकास कर रहे हैं। नहीं। एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खासतौर से हज की आपने चर्चा की है कि इस बार हज पर करीब 2.25 लाख लोग जा रहे हैं भारत से। हम लोग बहुत सुनते हैं हर साल जब हज का मौका आता है तो इसको लेके भी बतंगड़ बनाया जाता है और पिछले कई दशकों से बनाया जाता है। और जितनी हमारी समझ है, आप भी शायद इससे सहमत होंगे कि अगर हज पर जाने वालों को छूट दे दी जाए कि वो अपनी मर्जी से, अपने संसाधन से जाएं, तो शायद वो सब्सिडी भी ना लें सरकार से। इसको लेके भी डिबेट चलता रहा है बहुत वर्षों से। इस बार आपका एक बयान हमने पढ़ा था कि अब पानी की जहाज से भी जाने की व्यवस्था हो रही है और वो काफ़ी सस्ता पड़ने जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इस सब्सिडी कंट्रोवर्सी है क्या? देखिए, मैं बताऊं आपको अजय जी, आपके इस प्रोग्राम में मैं पहली बार खुलासा करता हूं। ऐसा है कि सब्सिडी के नाम पे बहुत गाली मुसलमान खाता था और लोगों को भी लगता था, सब और समाज को भी लगता था क्यों इनको सब्सिडी दी जाती है। आपको मालूम है, सब्सिडी हमने ख़त्म कर दी है और ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। और सब्सिडी खत्म होने के बाद क्या किसी मुसलमान ने शोर मचाया? किसी ने नहीं। किसी ने जो है हंगामा किया? किसी मुस्लिम तंजीम ने हंगामा किया? नहीं किया। क्योंकि अगर यही चीज़ जो है, ये जो हमारे सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा है, वो जो है खौफ लगा के रखते थे कि साहब सब्सिडी जो है हम तुमको जो है वो खैरात दे रहे हैं, हमने बंद किया वो। और हमने उसके लिए व्यवस्था की कि जैसे पहले ये था कि जो लखनऊ का आदमी है वो लखनऊ से ही जा पाएगा, कहीं और से नहीं जा पाएगा। कश्मीर का आदमी है वो कश्मीर से ही जा पाएगा। जो आपने बात कही वही मैं उसी को बता रहा हूँ। कश्मीर वाला आदमी कश्मीर से ही जा पाएगा, वो कहीं और से नहीं जा पाएगा। हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा कि आप कश्मीर के हो, कश्मीर से भी जाओ, आप दिल्ली से भी जा सकते हो। कश्मीर को जाओगे तो 1,50,000 देना पड़ेगा, दिल्ली से जाओगे तो आपको 50,000 60,000 में चले जाओगे। आप जो है वो इंदौर से भी जाना हो, इंदौर से भी जाओ, आपको जाना हो बम्बई से भी जाओ।
आपको जो है वो गया वाले हो, गया से जाना हो, गया से भी जाओ, आपके लिए कलकत्ता का भी हमने खोल दिया है। उससे क्या हुआ कि लोगों को चॉइस हो गई। अगर आप पैसे वाले हैं तो आप वहाँ से जाइए, अगर आप पैसे नहीं, थोड़ा पैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको दूसरा हमने सस्ता रास्ता दिखा दिया। अब उससे भी सस्ता रास्ता हमने जो है वो, जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली तो मैंने उसी वक्त से सोचा कि भाई ये 1994, 95 में हम लोग सुनते थे कि लोग पानी के जहाज़ से जा रहे हैं, और घर से, गांव से, मोहल्लों से लोग निकल के वो एक बहुत बड़ा जश्न होता था कि साहब बम्बई जाएंगे और बम्बई से जो है वो पानी के जहाज़ से हज पे जाएंगे। लोग छोड़ने जाते थे, वो बंद हो गया। बंद इसलिए हो गया कि जहाज़ पुराना हो गया, उसके बाद किसी ने सोचा नहीं, हवाई जहाज़ से शुरू हो गई यात्रा। हमने उस पर फिर अध्ययन किया, स्टडी किया, और हमने कहा कि अब जो है वो तकनीक बढ़ी है। पहले जो 15-20 दिन 25 दिन लगता था, अब तो 3 दिन में पहुंच जाएंगे लोग हज से जद्दा। तो हमने जो है वो उसकी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से बात की, जो हमारे मिनिस्टर हैं, शिपिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने खुद मीटिंग बुलाई, हम भी थे, हमारी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स थे, उनकी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स थे, और पूरा विस्तार से। लेकिन हमने वेट करना था हमको कि हमें सऊदी की सरकार का ग्रीन सिग्नल मिले। और इस बार जब हमने 7 जनवरी को हमारा जो बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहा था, उस समय पे सऊदी सरकार ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हम आपको अपने पोर्ट पर इजाज़त देंगे कि आप वहाँ से पानी के जहाज़ से हाजियों को ले आइए। उस संबंध में हमारे अधिकारी और सऊदी अरब के अधिकारी मिल करके उसके तमाम तकनीकी पहलू, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, करेंगे, और उसके बाद एक प्रपोजल हम देंगे ताकि वो उस दिशा में आगे बढ़े। ये एक बड़ा वो है। उसके अलावा हज पे इस बार और किया हमने। अब की मालूम है आपको कि जो एप्लीकेशंस आई हैं उसमें 50% महिलाएं हैं, 50% पुरुष हैं हज एप्लीकेशन। ये भी बहुत बड़ी बात है। उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक प्रतिबंध हम सरकार की तरफ से था कि जो महिलाएं बिना महरम के, बिना पुरुष रिश्तेदार के हज पर नहीं जा सकती। उस प्रतिबंध को हमने ख़त्म कर दिया। वो प्रतिबंध तो सऊदिया ने हटाया था, उसमें सरकार का क्या योगदान? सऊदिया में कभी था ही नहीं। ऐसा है, कुछ अज्ञानी लोग हैं जिनको कि बिल्कुल जो है वो अकल नहीं है, अकल के दुश्मन और अकल के पैदल लोग हैं। वो लगता है कि वो अपर स्टोरी जिनकी टू लेट हो गई है कि उन्हें मोदी की कोई बात जो है अच्छी लगती ही नहीं, मोदी फोबिया हो गया उनको। अरे भैया, ये तो दशकों से हटा हुआ था, क्यों नहीं तुमने हटा दिया था? जो चीज़ दशकों से वहाँ अलाउ थी, जहाँ पे कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज से लोग जो है बिना महरम के, बिना पुरुष कंपेनियंस के हज पर महिलाएं जाती हैं, हमारे यहाँ प्रतिबंध लगा हुआ था, हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ था, क्यों नहीं हटा दिया तुमने? और उससे भी बड़ी चीज़, डिसेबल्स जो होते हैं, जो दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं, उस पर भी प्रतिबंध था, वो भी अभी हटाया हम लोगों ने कि दिव्यांग भी जो जाना चाहें वो हज पे जा सकते हैं। ये भी सऊदी अरब ने नहीं लगाया हुआ था, हमने लगा रखा था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम जो है वो हज का कोई बहुत पॉलिटिकल माइलेज नहीं ले रहे हैं, ना हमें कोई माइलेज इससे लेने की ज़रूरत है और ना मिलने वाला होता है कोई इससे। लेकिन जो है वो ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो राजधर्म है, राष्ट्र धर्म है, कि हम समाज के हर तबकों के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जो ज़रूरतें हैं, जो सरकार को करने लायक है, उसको ईमानदारी से करना है। अभी चुनाव होने जा रहा है 4-5 राज्यों में, क्या मुद्दा वहाँ के रीजनलिज्म रहेगा कि नेशनल? देखिए, जो राज्यों के चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव के मुद्दे, पहली बात तो राज्यों के जो उस संबंधित राज्य का जो मुद्दा होता है वो एक उसको डोमिनेट करता है हमेशा। दूसरा ये है कि नेशनल इश्यूज़ जो है वो इकोनॉमिक इश्यूज़ भी होते हैं, डेवलपमेंट के रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं, और तमाम जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज़, ये सारे होते हैं। इन इश्यूज़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र बिंदु मुद्दा होता है वो विकास का होता है। अब विकास के मुद्दे पर जो है वो तमाम तरह के मुद्दों का तड़का लगता रहता है, लेकिन वो मुद्दा जो है वो मूल मुद्दा है। जब लगता है अब ऐसा है कि दाल बनती है तो दाल का मुख्य, उस दाल की हांडी में दाल होती है, अब उसमें घी का तड़का लगाइए, आप तेल का तड़का लगाइए, या आप किसी और चीज़ का तड़का लगाइए, उसका कोई वो नहीं है। तड़के की महक आएगी, लेकिन जो स्वाद आएगा वो दाल का आएगा। तो बीजेपी भी वही करती है कि नहीं, हम नहीं करते, कोई और भी करे, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। हमारा तो मुद्दा डेवलपमेंट विद डिग्निटी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। थैंक यू।